तो आपका स्वागत है हमारे प्रिय आकाश सर जीसीसी में आपका स्वागत है आप सभी का। चूँकि क्लास में हम केमिस्ट्री का कोर्स ख़त्म हो चुका है तो आगे क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपको वीडियो के माध्यम से चैनल पर उपलब्ध किया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में। सबसे पहले अगर किसी को रसायन या केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 1 से लेकर 20 तक तत्व 1 से लेकर 20-30 तक याद होना चाहिए। तत्व का संकेत कितना, जैसे 1 नंबर में होता है हाइड्रोजन, 2 नंबर में हीलियम, 3 नंबर पे होता है लिथियम। उसी तरह 1 से लेकर 30 तक 30 नंबर पे होता है जिंक। इसका संकेत याद होना चाहिए तभी जाकर केमिस्ट्री समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं H, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li। उसी तरह 11 नंबर पे आता है सोडियम, 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 13 नंबर पर और जिंक 30 नंबर, कैल्शियम होता है 20 नंबर। मतलब 1 से लेकर 30 तक तत्व का संकेत याद होना चाहिए और उसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए, तब जाकर केमिस्ट्री समझ में आपको आएगा। जिसे अब तो हम तो फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे आप लोगों को कि चूँकि अब क्रैश कोर्स है तो इसलिए यहाँ डिटेल में बताना समय की कमी है और कोर्स भी पूरा करना है। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ाने से पहले हम 9th क्लास के कुछ जो 10th में भी पूछता है, जैसे सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, जैसे एग्जाम में आया हुआ है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11। तो इस तरह 1 से लेके जिसको 30 तक याद होगा उसका 1 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, आगे पूछा हुआ है कि हीलियम, He पूछ दिया, He संकेत है, किस तत्व का संकेत है, तो हीलियम। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए और इसके बाद इसका अगर परमाणु संख्या भी याद है तो बहुत अच्छा है। तो इसमें हम पढ़ा रहे हैं कुछ परमाणु के बारे में पढ़ाएंगे। ये बताएं कि पदार्थ के सबसे छोटा वाला सबसे सूक्ष्म कण, क्या सबसे सूक्ष्म कण यानी सबसे छोटा वाला कण को क्या बोलते हैं, परमाणु, एटम इंग्लिश में बोलते हैं एटम। तो एटम बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है या परमाणु, जिसमें मुख्य रूप से 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के कक्षा में या ऑर्बिटल में जो घूमते रहता है यानी चक्कर काटते रहता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और नाभिक में न्यूक्लियस में जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। इसी को बोलते हैं मास नंबर यानी परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं इसको, 9th क्लास में तुम लोग पढ़े हो। हाँ, लेकिन हमको ये सब आगे वाले चैप्टर में जब पढ़ाएंगे हम तत्वों का वर्गीकरण तो वहाँ इसको भी पढ़ाएंगे। ठीक, तो लेकिन ये अगर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो इसको जब हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN, तो इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं 2 8 1। तो बाहरी कक्षा में कितना आया, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। इसी तरह पूछता है मैग्नीशियम के कितना होगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 8 2। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। तुम लोग एग्जाम में आया है कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है 2। जितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गया, लेकिन 8 पुराने के लिए अष्टक नियम के अनुसार, ऑक्टेट रूल के अनुसार या अष्टक के नियम के अनुसार बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसीलिए सोडियम पे कितना प्लस आता है, 1 प्लस। अब ऑक्सीजन का बताओ सर कितना होता है परमाणु संख्या, 8। जब हम इसको लिखेंगे 2 और 6, तो इसके बाहरी कक्षा में 8 लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ग्रहण किया है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, इसीलिए इसके ये बनाता है 2 माइनस। ऑक्सीजन पे कितना, 2 माइनस। तो ये सब हम 9th क्लास में तुम लोग को पढ़ाते हैं। आज लेकिन हम केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो 9th का कुछ बात पढ़ाए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब सबसे पहले तुम लोग गांव में सुने होंगे कि दावा खा गया तो रिएक्शन कर गया, चाहे कुछ क्रीम रिएक्शन कर गया, तुम लोग नाम सुने होंगे, तो क्या हुआ, मतलब वही इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन कर गया। तो रिएक्शन किसे कहते हैं, मतलब अभिक्रिया किसे कहते हैं हिंदी में, तो रासायनिक अभिक्रिया। लिखो सब, पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसे रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें और संतुलित करें। 3-4 नंबर में पूछता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिखो तो जैसे हम समझा रहे हैं पहले समझो, H2 + Cl2। तो रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें 2 पदार्थ या एक पदार्थ एक दूसरे से क्रिया करके एक नए पदार्थ या 2 नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 पदार्थ या एक पदार्थ टूटकर या मिलकर 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो लिखो सब, जब 2 पदार्थ से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम सिखाएंगे सब संतुलित कैसे करेंगे इसका। जैसे हिंदी में लिखा हुआ आता है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सब तो क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया जब एक पदार्थ या 2 पदार्थ मिलकर एक दूसरे से मिलकर 2 या 2 से या 1 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन उस पदार्थ का पहले वाले से गुण सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज भाग लेता है, क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है तो उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और जो नए पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो अभी तक हम बताए, इसको हम संक्षेप में बोलते हैं। जैसे Mg+ O2
2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो रासायनिक अभिक्रिया बताएं कि जब 2 पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भाग लेने वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो चीज नया बना है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। अब रासायनिक अभिक्रिया को जो भाग लेता है उसमें प्लस का साइन देते हैं, और जो चीज नया बनता है उसको तीर के तरफ, जिधर तीर घुमा हुआ रहेगा उधर नया बना है, और दाएं तरफ प्रतिफल लिखते हैं और बाएं तरफ क्या लिखते हैं? अभिकारक। बाएं ओर और ये दाईं ओर। अब एक आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और जो चीज बना है उसको संकेत के रूप में, तत्व को संकेत के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे यहां लिख दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है, तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। लेकिन हम इसको जब संकेत के रूप में लिखेंगे और व्यक्त करेंगे तो उसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2 तो बनेगा H2O। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, तो एक होता है रासायनिक समीकरण संतुलित। तो संतुलित करना रासायनिक को ऐसे कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और जो चीज बना है उसमें जितना तत्व के परमाणु को दाईं तरफ और बाईं तरफ जितना बराबर करेंगे, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कहता है कि ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है, न ही विनाश, तो इसीलिए इसको संतुलित किया जाता है। जितना जैसे हाइड्रोजन अगर इधर बाईं तरफ में 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। मतलब जितना बायां पक्ष में परमाणु के या तत्व के एटम जितना होना चाहिए, तत्व के परमाणु जितना होना चाहिए बाएं तरफ उतना ही होना चाहिए, तत्व के परमाणु के तरफ दाईं तरफ भी होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 है, तो ये तो सही है। अब ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ कितना से या यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करें, गुना करें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे 1/2 लिख दे रहे हैं, 1/2 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब 1/2 गुना 2 तो 1 आ गया। मतलब दायां पक्ष में जितना है उतना ही बायां पक्ष में है, तो ये कहलाएगा संतुलित समीकरण। तो आगे हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के क्या संकेत होता है? Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित करना है, तो हम बताएं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना चाहिए। मतलब जितना अगर चीज हम लेंगे उतना ही चीज बनना चाहिए। मतलब 5 किलो लेंगे तो 5 किलो बनना चाहिए, 10 मोल लेंगे तो 10 मोल बनना चाहिए। जैसे अगर एक पत्थर को तोड़ेंगे, 5 केजी का पत्थर है तो 5 केजी का ही टुकड़ा होना चाहिए, ना कि 10 केजी का। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि न तो द्रव्यमान को बनाया जाता है, न ही निर्माण किया जाता है, और न ही विनाश कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो सब देखो, अब बता रहे हैं कि इसको संतुलित कैसे करेंगे। तो बायां पक्ष में जितना एटम होना चाहिए, तत्व के जितना परमाणु होना चाहिए, दायां पक्ष में भी उतना ही तत्व के परमाणु होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम का देखो, तो हम फिर से बना रहे हैं,
मैग्नीशियम यहाँ कितना है, एक, तो एक, यहाँ भी एक है, बायां पक्ष में एक है, दायां पक्ष में एक है, तो छोड़िए। ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 1, तो यहाँ कितना से गुना करेगी ऑक्सीजन 2 आ जाए, तो 2 से गुना करें, तो 2 से गुना करने के बाद देख रहे हैं कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो तब जाके संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो पूछता है कि संतुलित समीकरण क्यों करना आवश्यक है, तो लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए, इसीलिए इसको संतुलित करना आवश्यक होता है। अब होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अभी तक हम क्या पढ़ा दिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से या एक पदार्थ मिलकर दूसरे पदार्थ से मिलकर 1 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो चीज नया बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। अब उसमें जो भाग लेता है या बनता है उसको संकेत के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद हम संतुलित करते हैं, मतलब जितना तत्व के बाएं तरफ में परमाणु होगा उतना ही दाईं तरफ में भी परमाणु होना चाहिए, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित किया जाता है। अब संतुलित करने का भी बहुत सारा विधि होता है, लेकिन हम लोग अनुमान विधि ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे 1 2 3 दोनों तरफ ऐसा शब्द ऐसा अंक से गुना भाग करेंगे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं अनुमान विधि। बहुत सारा विधि होता है, लेकिन तुम लोग को अनुमान विधि ही पढ़ना है। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्योंकि यह क्रैश कोर्स है तो हम डिटेल में उतना नहीं पढ़ाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब तुम लोग देखे होगा कि चूना को नाद में घोरने के बाद, चूना देखो, चूना नाद में घोरा जाता है, बड़ा स्पेस जिसमें जगह हो, तो नाद में घोरने के बाद उसमें से देखना बहुत से धुआं की तरह मतलब उष्मा निकलता है, तो जिस उष्मा निकलता है किसी किसी रिएक्शन में अवक्षेप बन जाता है मट्ठा, इसको मट्ठा बोलते हैं हिंदी में, मतलब उजला कलर का बन जाता है। तो किसी किसी अभिक्रिया में ऊर्जा लगाना पड़ता है, तो किसी किसी अभिक्रिया में आयन का एक्सचेंज होता है, तो इसका बहुत सा प्रकार होता है, तो इसको प्रकार लिखना है। मेन जो प्रकार पूछता है एग्जाम में हम वही लिखेंगे। संयोजन अभिक्रिया, या इसी का नाम होता है संश्लेषण। एक होता है वियोजन अभिक्रिया, या इसी का नाम होता है अपघटन। तीसरा होता है उदासीनीकरण। चौथा है उष्माक्षेपी। पांचवा है उष्माशोषी। छठा है ऑक्सीकरण। सातवां है अवकरण। आठवां है विस्थापन, या इसी का नाम होता है एकल विस्थापन। उसके बाद है उभय विस्थापन। उभय का मतलब होता है दोनों, या द्विविस्थापन। तो इतना मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है। 9 प्रकार को पढ़ना है, इसमें से 3 या 4 हर साल आता है क्वेश्चन में। तो हम बता रहे हैं कि फर्स्ट से, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में लिखा दिए कि संयोजन अभिक्रिया, इसी का नाम होता है संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश लिखना होगा बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। इसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी को बोलते हैं इंडोथर्मिक। ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन बोलते हैं इंग्लिश में, अवकरण रिडक्शन बोलते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन में या द्वि विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस सब का परिभाषा लिखना है, तो एक नंबर में लिखो सब संयोजन अभिक्रिया। तो आगे हम बताने जा रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। जैसे कि हम अभी तक पढ़ा दिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसमें भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं, तो अब नया बना है उसको प्रतिफल बोलते हैं। अब इसका प्रकार में हम लिखा दिए कि बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन प्रकार में हम एक नंबर में लिखने जा रहे हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया समझो तब, तो उसके बाद लिखेंगे। हम बार बार एक ही समीकरण लिख रहे हैं, एक ही इक्वेशन लिख रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाए देखते देखते, ठीक। तो बताएं कि संयोजन अभिक्रिया तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर, कितना पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करना चाहिए। कितना, दो पदार्थ मिलकर एक ही नए पदार्थ का निर्माण करे तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। यानी इसमें दो पदार्थ का मिलना होना चाहिए और एक ही पदार्थ बनना चाहिए। अब एक पदार्थ का मॉलिक्यूल यानी उसका अणु अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ दो अणु बना है तो मतलब HCl नहीं, HCl दो बार बना है। तो कहने का मतलब हुआ कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक ही नए पदार्थ का निर्माण करे उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखो सब, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है, संकेत के रूप में नहीं, सीधा उसको नाम लिख देगा। तो यहाँ इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ, मतलब अब देखिए इसको हम संकेत के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो हम बताएं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, इसी का नाम होता है। मतलब इसमें एक ही पदार्थ नया बनना चाहिए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। चलो लिखो सर।
किसी को इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोल दे रहे हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड H2 प्लस Cl2 HCl। इसीलिए हम संकेत याद कर रहे हैं। जैसे H2 से बोलते हैं हाइड्रोजन, Cl को बोलेंगे क्लोरीन, H को हाइड्रोजन, तो ये सब याद आएगा तभी तुम लोग संकेत लिख पाओगे। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके आगे हम लिख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? 2 नंबर में। वियोजन या इसी का नाम होता है अपघटन। अपघटन इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन। तो सुनो सर, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम। सी से कैल्शियम और सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, मतलब इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर तुम लोग हम फर्स्ट क्लास में जो क्लास में पढ़ा होगा उसको बताया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर या खड़िया बोलते हैं। खड़िया या संगमरमर को जब हम गर्म करते हैं तो टूट जाता है दो पदार्थ। मतलब कहने का मतलब वियोजन अभिक्रिया उसे कहेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे, तब ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। मतलब एक पदार्थ टूट के जब दो बने, जस्ट उसके अपोजिट। इसके पहले वाला क्या पढ़ाए थे? संयोजन अभिक्रिया। उसमें था कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनता था। इसमें है कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बनेगा, उसी का विपरीत है, अपोजिट है। तो इसमें लिखो साहब, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मतलब वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होगा। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जिसे हम लोग खाना वाना खाते हैं, भोजन का पचना भी कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि भोजन जब हम खाते हैं तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट माइक्रोमोलिक्यूल होता है, बड़े प्रकार के अणु होता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, तब जाके भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पचना भी कौन सा अभिक्रिया होता है? तो लोग एग्जाम में पूछा हुआ है कि भोजन का पाचन होना कौन सी अभिक्रिया? भोजन का पचना, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटना चाहिए और दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करना चाहिए, तो उससे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। हाँ, लेकिन सबको एक एग्जाम में आया कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इतना लिखने के बाद उसका परिभाषा और जो उदाहरण लिखेगा जैसे में करके उसी का नंबर फुल मिलता है। तो इसके आगे लिखो सब, तीन नंबर में उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
चार चार तक पढ़ाएंगे एक और, इसके बाद पढ़ाने के बाद अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया लिखो सब। वैसा रासायनिक अभिक्रिया लिखो तो समझाते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊर्जा का निष्कासन होता हो, उसे मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जैसे बताया कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो नया चीज बनेगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो उत्पाद बनने के साथ साथ उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी ऊष्मा का निकलना या निष्कासन होना, तो वैसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। जैसे देखो तो देखो बता रहा है इसका, जैसे में कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा निकलता है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे। अगर एग्जाम में ऊष्मा लिखा हुआ है प्लस में दाएं साइड में तो बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। अगर यहाँ माइनस लिख देगा तो इसके बाद वाले में पढ़ाएंगे ऊष्माशोषी, ऊष्मा लगाना। अगर इसको ऐसा भी लिखते हैं ऊष्मा, इसका एग्जाम्पल नंबर 1। 2 नंबर में होता है श्वसन की अभिक्रिया, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन की अभिक्रिया। 3 नंबर जैसे वनस्पति या इसी को बोलते हैं साग सब्जियों का कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक और होता है मीथेन गैस का दहन होना, ये भी कौन सी अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी। ये लिखता है कि प्राकृतिक गैसों का दहन। इसी का होता है प्राकृतिक गैसों का जलना या दहन, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। एग्जाम में आया हुआ है श्वसन की अभिक्रिया, हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। प्राकृतिक गैसों का दहन कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। या वनस्पति या साग सब्जियों का कंपोषण करना, वो कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो या ऊष्मा निकले, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तुम लोग इसका एग्जाम्पल भी होता है जब चूना को घोरते हैं, जैसे चूना पानी को नाद में जब घोरते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, वो भी किस एग्जाम्पल आएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का पहचान एक ही है कि दाएं साइड में, मतलब जिधर प्रतिफल लिखते हैं उस साइड में प्लस ऊष्मा लिखा होगा तो ऊष्मा इसमें लिखा होना चाहिए। हर रिएक्शन को हम ऊष्माक्षेपी रिएक्शन नहीं बोलेंगे जब तक रिएक्शन में ऊष्मा का नाम नहीं लिखे, ऊष्मा प्लस में लिखेगा तो ऊष्माक्षेपी। इसके बाद हम पढ़ाएंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लिखो सब। लिख लिया सब, क्या लिखा हुआ है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 3 नंबर में बता रहे हैं। क्योंकि यह क्रैश कोर्स है तो उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे, जो मेन है वही पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में हर हाल में आएगा, चाहे वो एग्जाम्पल करके आए या सब्जेक्टिव में आए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, या लिख देगा कि श्वसन की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ऑप्शन देगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
तो क्या बताएंगे, जो श्वसन की अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इस तरह एग्जाम में आया हुआ है। हम इसके बाद पढ़ा रहे हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 4 नंबर में लिखो सब, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी था ऊष्माक्षेपी, इसके पहले पढ़ाए थे ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में कैसे बोले थे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो यानी ऊष्मा निकले तो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन ये वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, मतलब ऊष्मा लगाना पड़े, बिना ऊष्मा लगाए हुए वह अभिक्रिया नहीं होगा। तो कैसी अभिक्रिया, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी बहुत तरह प्रकार का होता है, लेकिन ये डिटेल क्लास नहीं है, क्रैश कोर्स है। कभी हम सूर्य के प्रकाश में देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रकाश ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर इलेक्ट्रिक देते हैं, विद्युत देते हैं तो विद्युत, ये बहुत सारा होता है। तो लेकिन मेन जो होता है ऊष्माशोषी, वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो यानी ऊष्मा लगाना पड़ता हो, बिना ऊष्मा दिए हुए वो अभिक्रिया होगा ही नहीं। तो लिखो सब, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के जगह कहीं कहीं बुक में मिलता है या एग्जाम में ऊर्जा, ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा लगाना पड़ता है, उसे कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। जैसे देखो तो, जैसे हम वो संगमरमर को देखे, वो पेंट करने से पहले या खड़िया को उसमें ऊष्मा देते हैं तो टूट जाता है, CO2, कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ऊष्मा इस पे दिए हैं, इसी को या ऐसे लिखता है CO3 प्लस ऊष्मा, या इसी को ऐसा भी लिखता है। तुम लोग के बुक में मिलेगा नीचे वाला, ये वाला, मतलब माइनस, अगर दाहिने तरफ माइनस लिखा होगा तो ऊष्माशोषी, मतलब इसमें ऊष्मा लगाना पड़ा है, और अगर प्लस में रहता है तो ऊष्माक्षेपी, मतलब उसमें ऊष्मा का निकलता है, इसमें ऊष्मा लगाना पड़ता है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा लगाना पड़ता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इतना लिखने के बाद तब 2 नंबर देता है। चलो लिखो सब, लिख लिया सर। चलो 2-3 रिएक्शन और पढ़ने के बाद छुट्टी कर देंगे। कौन नंबर है ये, 5 नंबर लिखो सर। विस्थापन अभिक्रिया, या इसी का नाम होता है एकल विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है, जैसे तुम लोग फिजिक्स पढ़े होगे, विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसको बोलते हैं विस्थापन। मतलब कोई चीज़ है, यहाँ थे वहाँ चला गया, मतलब विस्थापित हो गया, अलग हो गया, मतलब एक से दूसरे जगह चला गया तो उसको बोलते हैं विस्थापित होना।
तो मतलब विस्थापन अभिक्रिया कैसे बोलेंगे? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के जलीय विलयन में से अलग करके उसका अपना स्थान ले ले, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। या तुम लोग पढ़े होंगे क्रियाशीलता श्रेणी, धातु में और धातु में पढ़ाएंगे कि कम क्रियाशील वाले तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्व से विस्थापित हो जाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन। मतलब कोई ऐसा, जैसे देखो Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, ये होता है जलीय एकवश में। सुनो, बता रहे हैं कि एक तत्व दूसरे तत्व के जलीय विलयन से विस्थापित होकर अपना स्थान खुद ग्रहण कर ले, तो उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब जैसे आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तुम लोग को पढ़ाएंगे कि धातु में लिखन का मांगे, ऐसा क्रियाशील श्रेणी होता है। आलू लिखन का मांगे आलू, जिंक, लोहा प्यारे हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये होता है क्रियाशीलता श्रेणी। मतलब ऊपर वाले नीचे को खींच सकता है, मतलब ऊपर जितना ज़्यादा ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। जैसे तो यहाँ आयरन जो होता है Fe2 प्लस, आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण इस जलीय विलयन को विस्थापित करके अपना स्थान खुद ले लेता है। देखो यहाँ पे Fe अकेले था, लेकिन यहाँ साथ में आ गया सल्फेट के साथ में, मतलब इसमें कॉपर यहाँ पे आ गया, तो कॉपर को हटाकर आयरन आ गया, अपना स्थान खुद ग्रहण कर लिया है, तो इसको बोलेंगे, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व एक तत्व दूसरे तत्व के जलीय विलयन को विस्थापित कर अपना स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो लिखो सब, हम एग्जाम्पल में यही लिखेंगे। जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के जलीय विलयन को विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया। मतलब बताएं कि इसमें, या इसको भी लिखा जाता है कि वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील वाले तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्व से विस्थापित हो जाते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन। जैसे Fe प्लस Cu कॉपर का सल्फेट CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu, ये Q का मतलब एकवश होता है। जैसे आयरन अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को विस्थापित कर अपना स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन। लिखो सर। एक मिनट का टाइम देंगे, लिखो सब जल्दी, उसके बाद हम पढ़ाएंगे चलो आगे हम दिखा रहे हैं 5-6 नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया।
क्या इसी का नाम होता है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। सुनो सब, ये पहले हम पढ़ाए थे कि एकल विस्थापन, इसमें द्विविस्थापन मतलब दो आदमी के बीच आदान प्रदान होगा, यानी आयनों का एक्सचेंज, यानी आयनों का या मुल्कों का आदान प्रदान हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब इसमें दो तत्वों का आदान प्रदान होगा, दो जलीय विलयन का या दो उसमें जो होगा आयनों का, जो आयन बनेगा उसका आदान प्रदान हो जाएगा। तो लिखो सब, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, हम समझाएंगे इसको पता, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो सर, देखो बता रहे हैं, यहाँ पे सोडियम एक प्लस में है, यहाँ पे भी सोडियम एक प्लस में है। देखो यहाँ पे सोडियम के साथ OH है, यहाँ पे सोडियम के साथ क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो गया। मतलब आयनों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं? इसके साथ आ गया, ये देखो, मतलब इसमें दो आयनों का आदान प्रदान होगा। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, दो व्यक्ति के बीच में, दो तत्व के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये कोई बताएगा क्या है? तो इसको बोलते हैं भस्म। आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं अम्ल। तो एक होता है लवण और ये होता है जल। तो इसका अलग से एक नाम हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अलग से नाम हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब आगे वाले इसके बाद वहीं पढ़ाएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, लेकिन इसका एग्जाम्पल और लिख लो एक और। जैसे लिखो साहब, उदासीनीकरण अभिक्रिया में उदासीनी नहीं करना, उभय विस्थापन में AgNO3, इसको कोई पढ़कर बताएगा नाम क्या है? सिल्वर का नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस, तो देखो आयनों का आदान प्रदान करना है, तो आयनों का आदान प्रदान करेंगे तो AgCl प्लस NaNO3। AgCl का एक बनता है और छेप बनता है, अवक्षेप बनता है तो उसको नीचे भरे दर्शाते हैं। तीर नीचे भरे देंगे तो अवक्षेप हो गया। आगे भी अवक्षेपन अभिक्रिया होता है, यही इसका वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप के रूप में व्हाइट उजला कलर का अवक्षेप बनता है, मतलब उजला कलर का पदार्थ बनता है रिएक्शन के बाद, तो उसे बोलते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया। ये सब जो डिटेल क्लास में पढ़ा हुआ उसको पढ़ा है, लेकिन ये चूंकि क्रैश कोर्स है इसलिए 1 घंटा में ही पूरा रिएक्शन पढ़ाना है। तो इसके बाद लिखो सब, छठा नंबर जो 6 लिख लेगा, 7वां नंबर में लिखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। लिख लियो सर, तो हेडिंग देगा लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम समझा रहे हैं, उसके बाद लिखेंगे। ऊपर वाला ही रिएक्शन अभी हम ले रहे हैं।
तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल या भस्म, अम्ल भस्म इसमें रिएक्शन करता है। जब अम्ल भस्म से रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वह विस्थापन अभिक्रिया है? यस है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अब पहचानने का आगे वाले चैप्टर में बताएंगे कि कौन सा अम्ल होगा कौन सा भस्म होगा, लेकिन जनरली सामान्यतः तुम लोग क्लास में अगर हाइड्रोजन लगल होगा किसी के साथ, हाइड्रोजन किसी के साथ लगे जैसे H2SO4 तो यह अम्ल होगा, जैसे HNO3 अगर हाइड्रोजन लगल होगा तो वो अम्ल होगा, और जिसके साथ जिसके साथ लास्ट में अगर OH लगल होगा, OH लगल होगा तो वह क्या होगा? भस्म होगा। ये अम्ल होगा और ये भस्म होगा, या इसी को बोलते हैं क्षारक। अब बाकी दोनों को छोड़ के हाइड्रोजन नहीं हो और OH नहीं हो, जो भी आ जाएगा वो किस में जाएगा? लवण में। ये आगे वाला चैप्टर में हम पढ़ाएंगे या डिटेल क्लास में जो पढ़ा होगा उसको बताए हैं, जैसे K2SO4 पोटासियम सल्फेट, KCl या NaCl, मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं है ना OH है, तो ये सब लवण में जाएगा, लवण में, जिसको साल्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो पहचानने का नियम यही है कि जिसमें हाइड्रोजन कम से कम, हाइड्रोजन का नंबर अलग अलग हो। जैसे देखो H2SO4, अब ये अम्ल है कि लवण है कि भस्म है, तो इसमें, लेकिन ये आगे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि ऑक्साइड, ये पूछा नहीं है कि ऑक्साइड है, अम्ल के ऑक्साइड है कि धातु के ऑक्साइड है कि अधातु के ऑक्साइड। तो लेकिन एक सिंपल अगर पहचानने का नियम आता है, एक क्वेश्चन आया है कि H2SO4 अम्ल है कि लवण है कि भस्म है, तो क्या हाइड्रोजन लगल होगा तो अम्ल, अगर OH लगल होगा तो भस्म या क्षारक, अगर ये दोनों छोड़ के बाकी होगा वो क्या किस में जाएगा? लवण में। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में ये सब हम आगे वाले चैप्टर में क्रैश कोर्स में भी पढ़ाएंगे। तो इसमें लिखो, जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बुक में ऐसा भी लिखा होता है, अम्ल प्लस भस्म बराबर लवण प्लस जल। तो ये कौन सी अभिक्रिया? जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं तो लवण और जल बनता है, तब ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। लिखो सब, 4-5 और है, इसके बाद छुट्टी करेंगे। नहीं, 3 और रिएक्शन और है, 3 के बाद छुट्टी कर देंगे। हो गया। उसके बाद लिखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद शायद 8 नंबर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या इसी का नाम होता है उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश लिखना होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण, नाम है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना। वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, संयोग मतलब होता है जुटना, और हाइड्रोजन का वियोग हो, यानी हाइड्रोजन में कमी आए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो या हाइड्रोजन में कमी हो, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। जैसे देखो सब, Cu प्लस O2, CuO। देखो यहाँ कॉपर था तो कॉपर में ऑक्सीजन जुटा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण।
और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, वो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो लिखो वैसे रासायनिक अभिक्रिया। पांच मिनट का और है, लिखो तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का वियोग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुटा है, तो ऑक्सीजन का मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुटा है, तो जिसके कारण ऑक्सीजन जुटा है तो MgO बना है। तो ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, या इसी का नाम होता है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। जैसे अब हाइड्रोजन का ये यहाँ तो ऑक्सीजन जुटा है, यहाँ लिखो तो हिंदी में ऑक्सीजन का जुटना, सुनो तो देखो, अब यहाँ देखो तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, देखो क्लोरीन से हाइड्रोजन हटा है, यहाँ देखो HCl है, यहाँ हटा है, तो हाइड्रोजन का हटना क्या होगा, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लिखो तो